तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ गैंगशी के सामने खड़ा था, जबकि गैंगशी उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे तुम्हारा पीछा करने के, तुम्हें मारने के। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार दोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी इस बारे में पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें मारने के ऑर्डर्स किसने दिए थे। हम लोग तुम्हारे पीछे क्यों है, हमारा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, हमें किसी न किसी ने तो ऑर्डर्स दिए होंगे। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, गुस्से के साथ उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर झूठ बोला, अगर मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर सच बोला तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। गैंगशी उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बंदा जिसका नाम मो जाओ है, मो जाओ ने हमें कहा था कि तुम्हें मारना है। जाओ उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मो जाओ तो मेरा कजन है, मेरा कजन ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वाकई में उसके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है, वो टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को इस तरह कह सकता है कि वो आकर मेरा शिकार करे। तो फिर जाओ उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो उसे कहता है मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। तो उसकी बात सुनने के बाद जाओ सीधा प्रिंसेस पॉलिस के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है उस लड़के ने तो अपनी जान खरीद ली है, उसने मुझे यहाँ पर एक सच्चाई बताई और बदले में मैंने उसको बख्श दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, अब तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है। पॉलिस बहुत सा घबरा जाती है, फिर साथ ही उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम यहाँ पर मेरी जान बख्श देती हो तो फिर तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं अपनी बॉडी के साथ तुम्हें पे करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ शादी भी कर सकते हो। तो जाओ ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी वक्त क्लाउड अपनी तलवार लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम मेरे ब्रो को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे ब्रो के बिस्तर को भी गर्म कर सको, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम क्या चीज हो और तुम्हारी औकात क्या है। प्रिंसेस पॉलिस फिर से उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर देती, जबकि हमारा शाह उससे कहता बस बहुत हुआ, तुम्हें और ज्यादा मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया और क्या कहा, मुझे बस इतना पता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाली। वो अपनी तलवार निकालता उससे घुमाता और उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। उसे मारने के बाद हमारा जाओ अपने दोस्तों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, गैंगशी चिल्लाकर उसे कहता है जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकते, मुझे अपने साथ लेकर जाओ, तो मेरी टांग तोड़ दी जिसकी वजह से अब मैं चल नहीं सकता, अगर तुम यहाँ से चले गए तो यहाँ पर पीछे डीमन बीस्ट आ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे, यहाँ पर मरना नहीं चाहता, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। जाओ उसे कहता हाँ मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाऊंगा, तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर से बच पाते हो या नहीं, हो सकता है कि थोड़ी देर में तुम्हारे दोस्त यहाँ पर पहुंच जाएं। तुम्हारा जाओ अपने दोस्तों के साथ से बाय बोलकर आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि उसी वक्त गैंगशी फिर से चिल्लाकर उसे कहता है जाओ जी प्लीज मत जाओ, तुम मुझे यहाँ से लेकर जाते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और डील है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वहीं पर गिर जाता है, सोच रहा होता है क्या मैं वाकई में यहीं पर मरने वाला हूँ। जब वो गिरता है तो उसे अपने हाथ के ऊपर अपनी स्टोरेज रिंग दिखाई देती है। वो शाओजुई से कहता है शाओजुई अगर तुम मुझे अपने साथ उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाते हो तो मैं अपनी स्टोरेज रिंग तुम्हें दे दूंगा। मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत ही स्पेशल हर्ब्स रखी हुई है, ताकि जिन डीमंस को मैंने मारा है उनकी बॉडीज भी इसके अंदर रखी हुई है। तो अपनी स्पेस रिंग को हमारे जाओ के सामने करता है। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसके पास आता है, उसके हाथ से उसकी स्टोरेज रिंग ले लेता है और कहता है ब्रो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है पर मुझे अफसोस है हमारे साथ नहीं जा सकते, और अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काट देता है। हमारा जाओ उसे भी मार देता है। अपने दोस्तों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, कुछ डीमन बीस्ट यहाँ पर आते हैं, प्रिंसेस पॉलिस और गैंगशी की बॉडी को खा रहे होते हैं। गैंगशी का कजन वहाँ पर आता है और आकर उन सारे डीमन बीस्ट को वहाँ से भगा देता है। वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, किसने ये किया होगा, हमारे ब्रदर को किसने मार दिया है। तो उसका कजन वहाँ पर लड़के फेंगमो से पूछता है फेंगमो मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो फेंगमो से बताता है कि ये सब कुछ शाओजुई ने किया है। शाओजुई रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट है, उसे मारने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन उसी ने इसको मार डाला। मेरे यहाँ पर आने से पहले ही सब कुछ हो चुका था, वरना मैं उनको बचाने की पूरी कोशिश करता। कजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो वापस चलते हैं, जाकर कमांडर को सारी बात बताते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर मारा गया है, तो शाओजुई को एक बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद ये सभी लोग क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लो हमारा टेस्ट पूरा होने वाला है, फाइनली हम सभी लोग इस जंगल से बाहर निकल आए हैं। और कहता है तो फाइनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस जंगल से जिंदा बाहर आया हूँ। पूरे 3 महीने इस जंगल के अंदर गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हम तो वहाँ पर मरते मरते बचे हैं। फी चैंग उनसे कहता है हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पूरे 3 महीने तक सिर्फ डीमन बीस्ट बल्कि हम लोगों ने दूसरे डीमंस का भी मुकाबला किया है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन सभी से बचते बचाते पूरे 3 महीने हमने गुजार दिए। क्लाउड कहता है गैंगशी के पास हमें जो स्टोरेज रिंग मिली है उसके अंदर हमारे सारे के सारे डीमन मटेरियल्स भी रखे हुए हैं। हमने जितने डीमंस को मारकर उनके मटेरियल्स को इकट्ठा किया था, इसके अलावा उसके आपने भी बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं। लगता है कि इस रिंग की मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी रूकी किंग बन जाएंगे। तो हमारा शाओ उन दोनों से कहता है नेक्स्ट टाइम हम सभी लोग फिर से नो डीमन अबिस में जाएंगे और इस बार हम लोग डीपर एरिया में जाएंगे जहाँ पर डीमन किंग्स रहते हैं और उन सभी का मुकाबला करेंगे और देखेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्लाउड उसे कहता है ब्रो तुम्हें यहाँ पर अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे जब हम सभी लोग जान किंग लेवल तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोग डीमन किंग्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर जरूर जाएंगे। तो शाओ उन लोगों से
कहता है ठीक है तुम सभी लोग पहले स्कूल चले जाओ, मुझे भी कुछ और काम करने है, इसी वजह से मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ। क्लाउड से कहता है ब्रो क्या मी हमारे साथ स्कूल में नहीं आएगी? क्लाउड से कहता है नहीं, मी को मैं अपने साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए कुछ और प्लान है क्योंकि ये स्कूल में नहीं आ सकती। क्लाउड बेचारा ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है। तुम्हारे जाओ के दोनों दोस्तों के वहाँ से चले जाने के बाद मी जाओ से कहती है जाओ क्या तुम मुझे यहाँ से भगाने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, तुमने कहा कि तुम मेरे से मुझे अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जाने वाले। जाओ से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और फिर से वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे कहता है जबकि तुम मेरे साथ हो तो फिर तुम मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। भाई मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भगाने वाला हूँ जब तक कि तुम खुद मुझसे दूर न जाना चाहो। मैं भी उसकी इस हरकत की वजह से काफी शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसके गले लग जाती है और उसे कहती है तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर साथ ही म्यू से कहती है वैसे तुम्हारा वो दोस्त क्लाउड मुझे काफी ज्यादा ठरकी लगता है, जब से मैंने मुझे उसने देखा है वो मेरे पीछे लाट टपका रहा है। उस लड़के को ये बात बता देना कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे पीछे इस तरह घूमना बंद कर दे। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं उसको बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो जिस लड़की को देखता है उसके पीछे पड़ जाता है। हमारा जाओ भी मी को यहाँ पर गले लगाकर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। मास्टर जी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यंग मास्टर जी के हाथ में उसका फैन होता है, वो अपने फैन के साथ उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। जाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, तो उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद यंग मास्टर जी फिर से अपनी पंखी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारा जाओ मी को नीचे की तरफ झटका देता है जिससे वो उसको अटैक से अवॉइड करवा लेता है। तुम्हारा जाओ उसके इस वाले अटैक को अवॉइड करता है। वहीं पर सीटू लियान आ जाती है। सीटू लियान अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी तलवार मी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तो हमारा जाओ मी को पीछे की तरफ धक्का देता है और अपने आप को तलवार के सामने कर देता है, जो तलवार उसके पेट में धंस जाती है। देखकर मी काफी घबरा जाती है, जबकि सीटू लियान और उसके साथ यंग मास्टर जी वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो हालांकि जाओ उस तलवार के अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, वो यानी कि फाइट कर सकता है। वो सीटू लियान से कहता है तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो, हमें लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है। हमारा जाओ उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह सीटू लियान भी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। जाओ कहता है तुम कमीनी घटिया औरत कहेंगी, लास्ट टाइम भी हम दोनों के दरमियान में फाइट हुई थी, कि तुम्हें इस तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सीटू लियान उसे कह दिया तुम तो वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तो सुना था कि तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर एक और लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो, यहाँ पर वाकई में सजा मिलनी चाहिए। तुम मेरी बहन के पास भी इसीलिए आए थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बहन का फायदा उठा सकते हो? जनरल लॉन्ग को इस बारे में पता चल जाए कि उनकी बेटी का हस्बैंड यानी कि उनका दामाद यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, वो तो तुम्हें खुद ही मार डालेंगे। तो मी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। मी हमारे जाओ से कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो? जाओ अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और उसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त उसका 6 ईयर भी वहाँ पर आ जाता है। 6 ईयर बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। यंग मास्टर जी और सीटू लियान वो दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके ऊपर अटैक करता है। वो सीधा आकर उनके ऊपर लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है। सीटू लियान और यंग मास्टर जी दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाते हैं। मास्टर जी कहता है ये तो इननेट फायर है, इसका मतलब यह है कि इसका मंकी एक फायर किंग है। मंकी जब वहाँ पर गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, तुम्हारा शाओ से आवाज देते हुए कहता है 6 ईयर वापस आ जाओ, तुम्हें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। मंकी उसकी तरफ देखता और कहता है बॉस क्या हुआ, मुझे इनसे फाइट करने दो, इन्होंने तुम्हें जख्मी कर दिया। शाओ उसे कहता है नहीं, मुझे इन लोगों के साथ खुद ही फाइट करने दो, क्योंकि इन लोगों का किस्सा मुझे खत्म करना है। यंग मास्टर जी को जब पता चलता है कि वहाँ पर एक मंकी किंग है, तो उसे पता चल जाता है कि वो इसको नहीं हरा पाएगा। वो लियान से कहता है लियान मुझे नहीं लगता है कि अब हम इस फाइट को जीत पाएंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। लियान उसे कह दिया अच्छा ठीक है फिर चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि हमारा जाओ चलाकर उनसे कहता है तुम लोग बस ऐसे ही यहाँ से जाने वाले हो, तुम लोग तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर बिना मारे ही जाने वाले हो? और साथ ही जाओ उन दोनों को चैलेंज करते हुए कहता है तुम दोनों एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आ सकते हो, मैं भी तो देखूंगा तुम में कितना दम है। पीछे की तरफ घूमते हैं और उसे कहती है लड़के यहाँ पर अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम्हारे पास एक मंकी है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मार नहीं सकते, हम लोग फिर भी तुम्हें मार सकते हैं। हमारा जाओ उनसे कहता है तुम्हें मंकी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंकी को मैंने कह दिया है वो फाइट में इंटरवीन नहीं करेगा, अगर तुम लोग मुझे मार भी डालते हो तब भी मंकी बीच में नहीं आएगा। वो अपनी मंकी से कहता है तुम्हें इस फाइट में नहीं आना, और उसका मंकी से कहता है ठीक है बॉस। तो लियान जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और हमारे जाओ से कहती है चलो फिर ठीक है आज फाइट करते हैं, हमारा झगड़ा आज यहीं पर खत्म हो जाएगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया दोनों के दरमियान में जो झगड़ा है वो आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर जाहिर सी बात है तुम मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली जब तक मरते नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो सीटू लियान अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से भागती हुई आगे बढ़ती है और शाओ के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है, जबकि शाओ बड़े आराम से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो लियान भी इस बात से काफी हैरान होती है। शाओ के इस अटैक को अवॉइड करने के बाद वो उसके बाजू को पकड़ता है, उसके बाजू से पकड़ने के बाद से आगे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तो लियान आगे की तरफ गिर जाती है। जबकि सेम उसी वक्त यंग मास्टर जी भी अपने फैन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, आगे बढ़ता है हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है। शाओ अपने बाजू को सामने करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, वो सिर्फ एक ही बाजू के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, जबकि यंग मास्टर जी जंप करते हुए
हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो इन दोनों को भी पता चल जाता है कि जाओ के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। वरना जाओ दोनों के बीच में होता है, एक तरफ उसके यंग मास्टर जी होता है, दूसरी तरफ उसके लियान होती है। दोनों उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। ये दोनों ही वाकई में कमीने हैं और लियान की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पता नहीं इसके साथ क्या दुश्मनी है कि बार बार इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली आती है। अब ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी वहाँ पर नो डिमीने बीच से बाहर आए हैं। वो सभी लोग भागते हुए इस तरफ आ जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर देखो वहाँ पर फाइट हो रही है, भाई जाओ जुई की फाइट हो रही है सीटू लियान के साथ, उसके साथ यंग मास्टर जी है, चलो चल के देखते हैं। अरे जाओ के दोनों दोस्त भी वापस आ जाते हैं। वो लोग भी भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं चलो हम भी वहाँ पर चल के देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारे ब्रो के साथ क्या हो रहा है। पीचेंग भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं जो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्लाउड से रोक देता है और कहता है ब्रो हमें यहाँ पर आगे बढ़कर इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर उसकी जान बचा सकते हैं। जबकि 6 ईयर भी वहाँ पर खड़ा है। 6 ईयर आराम से खड़ा वहाँ पर फाइट देख रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रो ने जानबूझकर 6 ईयर को इस फाइट से बाहर रखा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि हम लोग भी इस फाइट में इंटरवीन करें। हमारा जाओ सीटू लियान से कहता है अगर तुम वाकई में मरना चाहती हो तो जाओ दफा हो जाकर मर जाओ, लेकिन मेरे हाथों से ना मरो। सीटू लियान गुस्से के साथ से कहती है कमीने कहेंगे तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो। यंग मास्टर जी से कहती है ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना, मैं अकेले इसके साथ फाइट करूंगी, आज मैं इसकी गर्दन काट कर रहूंगी, ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जबकि उसी वक्त यंग मास्टर जी जंप करते हुए आगे बढ़ता है। सीटू लियान से कहता है यार मुझे करने दो, मैं एक आदमी हूँ और मुझे यहाँ पर एक औरत को लड़के को मारने के लिए आगे नहीं भेजना चाहिए, बल्कि मैं खुद इसका सर काटूंगा। वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए मैं जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हवा में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक किंग लेवल के स्किल को यूज करता है। वो अपने पंखे को सामने करता है और अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम गोल्डन फैन ब्रेकिंग विंड होता है उसको यूज करता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपनी मंकी से कहता है मेरी तलवार दो, और वो उसके तरफ एक तलवार फेंकता है। हमारा जाओ अपनी तलवार को लेने के बाद उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो अपनी तलवार को सामने करता है और सामने की तरफ से आने वाले उस फायर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जैसे वहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करता है सारे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर यंग मास्टर जी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि हमारे जाओ ने अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वापस उसी की तरफ भेजा था। ब्लॉक करने के बाद उसने उसकी तरफ उसके अटैक को भेज दिया था जो कि सीधा जाकर मास्टर जी को ही लगता है। यंग मास्टर जी वहाँ पर फायर के साथ जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। सीटू लियान भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा जाओ भी जल्दी से जंप करते हुए अपनी तलवार को उठाता है और उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो जैसे उसके पास पहुंचता है अपनी तलवार को मारने लगता है। उसी वक्त मास्टर जी अपने पास से कुछ एरोस निकालता है जो उसने अपनी स्लीव के अंदर छुपाए होते हैं। वो एरोस के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। जाओ उन एरोस को अवॉइड तो कर लेता है, लेकिन उनमें से एक एरो उसकी चेस्ट के ऊपर लगता है जिससे उसकी चेस्ट के ऊपर कट लग जाता है। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि सीटू लियान भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है जोरेन क्या तुम ठीक हो। जबकि यंग मास्टर जी वहाँ पर बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा था, जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। हमारा जाओ कहता है अपनी नौटंकी बंद करो, मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को तो यूज ही नहीं किया था, मैंने बहुत ही हल्की सी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक किया है, फिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा जख्मी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। यंग मास्टर जी की नौटंकी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। साथ ही वो लियान से कहता है लियान प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सका, ये सारी की सारी मेरी गलती है। लियान वहाँ पर उसकी सारी बातों को सही समझ रही होती है। वो उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसने तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा बदला जरूर लेकर रहूंगी, तुम बस यहीं पर रहकर आराम करो, अब देखो मैं कैसे जाकर उसको मारती हूँ। हमारा जाओ कहता है श्यान जी अब बस भी करो, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, इतना ज्यादा जख्मी नहीं हो जितना ज्यादा तुम इस लड़की के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। तो सीटू लियान भी गुस्से के साथ उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और तुम यहाँ पर ऊपर से इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो नौटंकी कर रहा है, अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अभी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक जान लेवल के स्किल को यूज करने लगी है। कहती है हम लोग यहाँ पर फिर से फाइट करेंगे। जाओ कहता है बेवकूफ लड़की, लगता है कि तुम्हें अभी तक इसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये जहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, मुझे मारने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। सीटू लियान तो उसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। जाओ कहता है इसके पास भी एक जो स्किल है ये वाला जान लेवल का स्किल है और ये किंग लेवल का स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, पहले वाली स्किल से ज्यादा पावरफुल है। वो उसके करीब पहुंचती है। हमारे जाओ को उसी वक्त महसूस होता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कट लगा था। वो कहता है कि उस कमीने यंग मास्टर जी ने जब मेरे पर ब्लेड्स फेंके थे तो उसके अंदर पॉइजन था, उसने ऐसे पॉइजन को यूज किया है जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब यहाँ पर हैंग हो चुकी है। हमारे जाओ की बॉडी वहाँ से मूव नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी तरफ से सीटू लियान उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। वो अपने किंग लेवल के स्किल को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर एक स्लैश लगाती है, जबकि हमारा जाओ उसकी तलवार के अटैक के सामने से हिल नहीं पाता। जाओ के दोनों दोस्त बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो भी यही देख रहे होते हैं कि ये सामने से मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, ये डॉज क्यों नहीं कर रहा। तो फीचेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए लियान की तलवार के ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसने पहले से एक स्लैश लगा दी होती है, उसकी हाथ से तलवार तो गिर जाती है, लेकिन उसकी जो स्लैश होती है वो सीधी हमारे जाओ की बॉडी से टकराती है। जाओ की बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट लगता है, जाओ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता
जाता है, बहुत सा जख्मी हो जाता है, जबकि सीटू लियान अभी भी उसके सामने खड़ी होती है। जाओ के वहाँ पर गिरने के बाद मी भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है, जाओ क्या तुम ठीक हो? सीटू लियान जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटती है। उसी वक्त वी चैंग अपनी तलवार को उसके सामने करता है और क्लाउड भी उसके साथ होता है। वो उसे कहते हैं, बस करो शाहीबार, रुक जाओ, तुमने हद पार कर दी। जबकि सीटू लियान को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो आगे बढ़ती है और हमारे जाओ से कहती है, जाओ ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया, जबकि तुम इसे आसानी से डॉज कर सकते थे? हमारा जाओ से कहता है, हम दोनों का यहाँ पर हिसाब पूरा हो चुका है। मैं ऐसा जो कुछ भी बुरा किया होगा इस बड़ी स्ट्राइक के बदले मुझे लगता है कि वो सब कुछ अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो तो फिर आओ और मुझे मार डालो। सीटू लियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो हमारे वी चैंग की तलवार के ऊपर अटैक करती है, उसके हाथ से उसकी तलवार गिरा देती है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को हमारे जाओ के सामने करते हुए कहती है, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकती? मैं तुम्हें मार सकती हूँ और मैं तुम्हें अभी मारने वाली हूँ। इस वक्त उसकी बहन सीटू चिंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है, लियान बस बहुत हो गया, तुम वाकई में यहाँ पर जाओ को मारना चाहती हो? लियान अपनी बहन को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जाओ से कहता है, मिस ब्यूटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लियान भी अपनी बहन से पूछती है, आए तुम यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? ये तुम्हारा स्टूडेंट है, जबकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम अपनी बहन की बात नहीं मानोगी? इस सीटो से कहती है, लियान मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम दोनों के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपने स्टूडेंट को तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था, लेकिन उस दिन भी तुमने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। उस दिन भी तुम इसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से वहाँ पर भी तुम दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया था। तुम अभी भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमने इस बेचारे को कितनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान में इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हो? एक्चुअली तुम तो इस लड़के को मारना चाहती हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ किया क्या? इसने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। ये तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन मेरे घर आया था, तुम्हारे घर तो ये बिल्कुल भी नहीं आया था, तो फिर तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको क्यों मार रही हो? बस सुनने के बाद सीटू लियान उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है? क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है? सीटू चिंग उसे कहती है, बहन मेरी बात को गौर से सुनो, मैं हमेशा से तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ये बताओ, अगर इस लड़के ने वाकई में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होता तो यहाँ पर कौन इसको पहले मारता? तुम्हें इसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं इस लड़के को अपने हाथों से तुमसे पहले मार देती। बात सुनने के बाद सीटू लियान वहाँ पर पिघल जाती है और अपनी बहन से कहती है, ठीक है सिस्टर, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो हमारे जाओ के दोनों दोस्त भी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे कहती हैं, ब्रो तुमने ये किया क्यों? तुम कहीं पागल तो नहीं होगे? तुम इस लड़की के सामने से डॉज क्यों नहीं किया? तुमने इसके अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर फेस क्यों किया? हमारा जाओ उन लोगों से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। मेरा उस लड़की के ऊपर एक कर्ज था, वो पूरा हो चुका है। क्योंकि मिस सीटू हमारे जाओ की तरफ देखकर सोच रही थी, मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। इसे पता है कि मैं इसकी मास्टर हूँ, इसी वजह से मेरी बहन के हाथों ये जख्मी हो गया है। ये मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। यंग मास्टर जी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, कहता है, लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया है। लगा था कि आज मैं इस लड़के जाओ शुई को मार डालूंगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि फिर किसी दिन इसको मारना पड़ेगा। सीटू लियान हमारे जाओ से कह दिया, ठीक है फिर इस सब को यहीं पर खत्म करते हैं। आज के बाद हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है। सीटू लियान वहाँ से चली जाती है। सीटू लियान के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जाओ कहता है, शुक्र है ये सब कुछ ठीक हो गया। मिस सीटू उसके पास आती है और उसे कहती है, जाओ जुई प्लीज मुझे माफ करना, मेरी बहन की वजह से तुम्हें इतनी बुरी तरह से जख्मी होना पड़ा। मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जाओ उन लोगों से कहता है, मैम आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टरों से कह दिया, चलो ठीक है, अब जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो फिर तो ठीक है, तुम्हारे दोस्त यहाँ पर तुम्हारे साथ है। मुझे अभी भी वहाँ से जाना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नो डिमन अभी से बाहर आ रहे हैं। मुझे उन सभी के रैकेट्स को भी जाकर लिखना है, इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ। इस सीटू के वहाँ चले जाने के बाद फी चेंग हमारे जाओ से कहता है, ब्रो ये बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ क्या? तो जाओ उनसे कहता है, प्लीज यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे यहाँ पर पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से मैं उस स्ट्राइक के सामने से हिल नहीं पाया था। यंग मास्टर जी ने मुझे पॉइजन दिया था, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालना होगा। तो जाओ वहीं पर बैठकर अपने आप को दोबारा कल्टीवेट करता है। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा जाओ जी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त से महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जाओ पीछे की तरफ देखता और कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है। जब से हम लोग नो डिमन अबीस से बाहर आए हैं पीछे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो क्लाउड से कहता है, ब्रो जब से हम लोग नो डिमन अबीस से वापस आए हैं तब से ये सभी लोग तो हमारे दीवाने हो चुके हैं, यानी कि ये हमें बॉस मान रहे हैं, इसी वजह से ये हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तुम देख रहे हो हमारे पीछे कितने ज्यादा लड़की हैं। जाओ से कहता है, नहीं मैं यहाँ पर लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। हमारा जाओ जब वहाँ से पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर पत्थर के पीछे वो काला घोड़ा छुपा होता है। वो काला घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता हुआ हमारे जाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा जाओ से देखकर कहता है, तुम तो वही काले घोड़े हो जिसको मैंने वहाँ पर पिल खिलाई थी, तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। जाओ अपने पास एक और पिल उसे खिलाता और कहता है, चलो फिर ठीक है, कि तुमने मुझे मिस किया, तुम मुझे अपना मास्टर मान रहे हो तो मुझे फॉलो करना चाहते हो, ठीक है तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम बाकी के सारे घोड़ों का किंग बन जाओगे। तो उस घोड़े से बात करने के बाद
ये सभी लोग स्कूल के स्क्वायर के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों के रिजल्ट अनाउंस किए जाने वाले हैं। नो डीमन अबिस में इन लोगों ने जितने सारे डीमंस को मारकर उनकी बॉडीज को इकट्ठा किया था उन सभी को काउंट करने के बाद इन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं क्योंकि इन सभी को पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो उन सभी के रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहे होते हैं। हमारे जाओ के अलावा भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि नो डीमन अबिस से जिंदा वापस आए हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा जिसका नाम जिन सियांग होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसने 211 मॉन्स्टर्स को मारा है और उसे टोटल 718 पॉइंट्स मिले हैं। फिर जुन टैंग को बताया जाता है कि उसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, उसने 365 मॉन्स्टर्स को मारा है, उसे 1500 पॉइंट्स मिले हैं। सभी लोग इसके बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहते हैं जुन टैंग ने तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लगता है कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार तो इसने 1500 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लगता है कि इससे ज्यादा पॉइंट्स कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स हैं क्योंकि अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं, हो सकता है कि कोई इससे आगे निकल जाए। फिर टीचर उन लोगों से कहते हैं नेक्स्ट यंग मास्टर जी की बारी है। शान जी की स्कोर है 2690। के बाद सीटू लियान की बारी आती है। सीटू लियान के पॉइंट्स होते हैं 2948। के बाद सुनने के बाद वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, जबकि सभी लोग कहते हैं जिनकी जोड़ी तो वाकई में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। सीटू लियान ने यहाँ पर तकरीबन 3000 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार यही फर्स्ट आने वाली है, जबकि यंग मास्टर जी सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स हासिल किए हैं। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि लगता है कि सीटू लियान यहाँ पर नंबर 1 होने वाली है। तो उसके बाद टीचर कहते हैं तो अब अगली बारी किसकी है। इसी वक्त पीछे से हमारे क्लाउड की आवाज आती है। वो उन सभी स्टूडेंट से कहता है तुम सभी लोग तो बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है सीटू लियान यहाँ पर सिर्फ 3000 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ सकती है। 3000 पॉइंट्स के साथ इसे क्या लगता है कि ये यहाँ पर रुकी किंग बन सकती है। बाकी के सभी लोग कहते हैं ये तो जाओ चुई उसके दोस्त हैं, ये लोग भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये लोग भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। तो देखते हैं कि इन लोगों ने कितने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो तो अभी पता चलेगा। जाओ अपनी रिंग के अंदर से वहाँ पर उन सभी के लिए सारे थैले निकालता है जिनके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर्स को रखा था, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी बॉडीज को उन्होंने अपने पास रखा था अपनी स्टोरेज रिंग्स के अंदर। जाओ टीचर से कहता है प्लीज हमें माफ करना, हम लोग लेट हो गए, हमारे पास बहुत सारा सामान था, इसी वजह से उसे उठाने में काफी मुश्किल हो रही थी। हमने सारे को स्पेस रिंग के अंदर रखा हुआ है। तो उनके सामने वहाँ पर बहुत सारे थैले रख देता है। जब उन सभी थैलों के अंदर रखे हुए मॉन्स्टर्स के पॉइंट को गिनने के बाद कहते हैं तो क्लाउड वन ने यहाँ पर टोटल 2558 पॉइंट्स को हासिल किया है। फी चैंग ने टोटल 3106 पॉइंट्स को हासिल किया है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, हमें तो लगा था यहाँ पर पहले नंबर पर आई थी, लेकिन फी चैंग ने यहाँ पर इससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए। जबकि क्लाउड कह रहा था मुझे अपने ब्रो से ज्यादा पॉइंट्स ले लेने चाहिए थे, मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स होते तो मैं शियान जी से भी ज्यादा आगे निकल जाता और सकता है मैं तीसरे नंबर पर आ जाता। लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इनके पास इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आए हैं। सभी लोग कहते हैं चलो फी चैंग के लिए ये बात मानना तो ठीक है कि उसके पास काफी सारे पॉइंट्स है क्योंकि उसने मॉन्स्टर्स को मारा होगा, लेकिन क्लाउड वन इसके पास भी इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आए। शियान जी से सिर्फ थोड़ा सा ही कम है, इसका मतलब यह है कि ये टॉप 5 में आ सकता है, ये 5वें नंबर पर आएगा। क्लाउड वन उन सभी के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि क्लाउड वन कमजोर इंसान है? नहीं, क्लाउड वन की पावर्स तो जरा देखो, तुम लोग इस पावर को पहचानते हो, ये टॉप लेवल के जनरल की पावर है। हमारा वन वहाँ पर उन सभी के सामने शो ऑफ कर रहा था। उसके बाद टीचर कहते हैं तो अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी हम जाओ जुई की है। तो वहाँ पर उसके पॉइंट्स को गिनने के बाद कहते हैं कैसे हो सकता है, इसके पॉइंट्स तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं इसने टोटल 4310 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बाकी के सभी लोग मुझे बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो क्लाउड वहाँ पर कहता है देखा तुम लोगों ने, ये मेरा ब्रो है, मेरे ब्रो ने यहाँ पर इस पोजीशन को जीत लिया है, उसने कंपटीशन को जीत लिया और आज से हमारा ब्रो यहाँ पर रुकी किंग है। सीटू लियान भी वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने स्टूडेंट को वहाँ पर जीतते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हमारा जाओ उसकी तरफ देखता है, देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। जबकि यंग मास्टर जी ने भी अपने एक असैसिन को वहाँ पर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। वो कहता है चोंग अभी तक बाहर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो मारा जा चुका होगा। जाओ चुई ने से मारा है, जहाँ पे किसी डीमन ने उसको मार दिया होगा, इसलिए वो अभी तक नो डीमन अभी से बाहर नहीं आया। सीटू लियान हमारे जाओ की तरफ देखकर सोच रही होती है इसी वजह से मेरी सिस्टर इसको बहुत ज्यादा लाइक करती है और इसे अपना स्टूडेंट बनाया है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एक ना एक दिन मैं इस लड़के को प्योर स्ट्रेंथ में हरा ही दूंगी। यहीं पर हमारी कैट नैन किलिंग और इसके साथ लैन को भी दिखाते हैं, वो दोनों भी यहीं पर खड़ी होती हैं। नैन किलिंग कहती है मुझे तो लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग की है, तभी ये इस रुकी किंग के खिताब को जीत पाया है। लैन वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, सारी खूबसूरत लड़कियां इसके आसपास घूमती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह है। तो उनके मेंटोर जिसका नाम जैंग मो था, जो कि नो डीमन अबिस में गाइड करके लेकर गए थे, वो वहाँ पर आते हैं और जाओशी को बधाई देते हुए कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर उनसे कहते हैं हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हम सभी टीचर इस वक्त टेस्ट के खत्म होने के बाद नो डीमन अबिस में जाने वाले हैं ताकि वहाँ से सर्वाइवर्स को वापस लेकर आए, अगर कोई जख्मी हुआ तो उसे वापस ले आएंगे। तो उसके बाद वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं अब जबकि हमने सारे का सारा डेटा लिख लिया है, सभी डिसाइपल्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और सभी का रिकॉर्ड आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस करने वाले हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस करते ही वो लोग कहते हैं तो फर्स्ट प्लेस हमारे जाओशुई ने हासिल किया क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज्यादा है, वो डिंगहांग क्लास से है। यहाँ पर उसे जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं, रिवार्ड्स में इसका ये होता है कि उसे लाइब्रेरी में जाकर 3 बार एक बुक को चूज करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें सिर्फ 2 बार बुक को चूज करने का मौका मिलता है। साथ ही उसे कहा जाता है कि उसे एक टॉप लेवल का वेपन दिया
दिया जाएगा। इसके साथ उसे एक मीडियम लेवल की सॉफ्ट हेजहॉग आर्मर भी दी जाएगी। और उसके बाद हमारा फी चैंग होता है जो कि सेकंड नंबर पर होता है। फी चैंग सेकंड नंबर पर, उसे सेकंड नंबर वाले इनाम दिए जाते हैं, यानी कि उसे 2 बार वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक को चूज करने का मौका मिलेगा और साथ ही एक मीडियम लेवल का वेपन मिलेगा और साथ एक लो लेवल की सॉफ्ट हेजहॉग आर्मर भी मिलेगी। और साथ ही सीटू लियांग क्योंकि तीसरे नंबर पर है, इसी वजह से उसे भी सेम इनाम मिलता है। उसके बाद शियांजी जो चौथे नंबर पर होता है, उसे वो इनाम मिलता है। और उसके साथ हमारा क्लाउड होता है, क्लाउड 5वें नंबर पर होता है। चौथे और 5वें नंबर वालों को भी सेम इनाम मिलते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे रिजल्ट्स वहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लगा दिए जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ पर रिजल्ट्स को देख रहे थे, जबकि हमारा जाओ वहाँ से सीधा अपनी टेस्ट हॉल की तरफ जा रहा था। उसके दोस्त से कहते हैं, ब्रो अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, अभी तो हमने एक टेस्ट को पास किया है, तुम रोके किंग बन चुके हो। जाओ उसे कहता है, नहीं अभी एक काम है जिसे मुझे पूरा करना है और मुझे आज ही उस काम को पूरा करना है, मैंने इस काम को कब का छोड़ा हुआ है। तो ये सभी लोग डमी टेस्ट हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। जाओ वहाँ पर तीसरे रूम के बाहर जाता है, जहाँ पर टॉप लेवल के जनरल लेवल के डमीज होते हैं। जाओ उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है, मुझे इस मिशन को आज ही पूरा करना होगा। वो उसे कहते हैं, ब्रो क्या तुम वाकई में जहाँ पर जाने वाले हो, ये तो 3rd लेवल का डमी टेस्ट है, तुम इसको पास कर पाओगे। जाओ उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं इसको पास कर लूंगा, मुझे इस टेस्ट को पास करना ही करना है। अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो स्कूल की सारी टास्क पूरी हो जाएंगे और उसके बाद में अपनी फैमिली से मिलने के लिए इंपीरियल सिटी में वापस जा पाऊंगा। हमारा जाओ उस दरवाजे को खोलता है, दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो यहाँ पर जो डमीज होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्केरी लग रहे होते हैं। जाओ के अंदर आने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होने के बाद वहाँ पर दिखाते हैं कि वो सारे पपेट्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। गुस्से में नहीं होते हैं, उनकी शक्लें ऐसी हैं, काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। हमारा जाओ कहता है, तो ये सभी के सभी टॉप लेवल के जनरल के एक्सपर्ट के बराबर हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाला जब उसके करीब पहुंचता है तो हमारा जाओ से एक जबरदस्त पंच मारता है, उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर मर जाता है। हालांकि वो है एक पपेट। हमारा जाओ कहता है, तो इन पपेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 700 से 800 पाउंड के बराबर है, लगता है कि मैं इन पपेट्स के साथ आसानी से निमट सकता हूँ। तो वहाँ पर बाकी के सारे पपेट्स भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओ कहता है, चलो जल्दी से आ जाओ, और वो उन सभी को पीटना स्टार्ट करता है। वो किसी को पंच मारता है, किसी को किक मारता है। बहुत ही जल्दी देखते ही देखते हमारा जाओ वहाँ पर जितने पपेट्स होते हैं उन सभी को बुरी तरह से पीट देता है और उन सभी को हराने के बाद हमारा जाओ कहता है, चलो ठीक है मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। उसके दोस्त भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ब्रो तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया, हमने भी अपने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग अब स्कूल की ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं, हमने अपने टेस्ट को पास जो कर लिया है, हम लोग इंपीरियल सिटी में जाकर कुछ मजे कर सकते हैं। जाओ से कहता है, इंपीरियल सिटी में मेरे वापस आने का मेन मकसद ये है कि मुझे मी के रहने के लिए जहाँ पर एक जगह ढूंढनी होगी ताकि मी वहाँ पर आराम से रह सके, मेरी मदर भी मी के साथ ही रहेंगी। और उसे कहता है, ये तो वाकई में बहुत एम्बैरसिंग बात है कि ये हमारे साथ स्कूल में नहीं आ सकती, काश तुम इसे हमारे साथ स्कूल में लेकर आते। साथ ही क्लाउड से कहता है, ब्रो हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, हम लोग इस वक्त कैनिवल पवेलियन में हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स क्यों नहीं है? रेस्टोरेंट तो नैन किलिंग फैमिली का है, इसका 30% शेयर तो तुम्हारी फैमिली को जाता है। क्या उसे कहता है, हाँ मैं भी यहीं पर देख रहा हूँ कि जहाँ पर कस्टमर्स नहीं है, पता नहीं वो जैकब नैन किलिंग कहाँ पर है। वो कहता है, जैकब कहाँ पर हो? तो जैकब भागता हुआ वहाँ पर अंदर आता है और उसे कहता है, ब्रो मैं जब पता चला कि तुम लोग यहाँ पर आए तो मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। उसे कहता है, जैकब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें सांस क्यों फूला हुआ है? तो वो वहाँ पर आकर उसके सामने रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है। उसे कहता है, अब नौटंकी बंद करो और जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। तो उसे कहता है, हमारे सामने एक और रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम उन्होंने रॉयल रेस्टोरेंट रखा है, उसके नाम के साथ रॉयल लगा हुआ है, इसी वजह से सारे कस्टमर वहाँ पर चले जाते हैं और हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। उन सभी को लगता है कि रॉयल वाले नाम वाले होटल में रॉयल फैमिली के लोग आते होंगे, इस वजह से सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। चलो ये बात तो हुई कि उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम ऐसा रखा, इसी वजह से कस्टमर उनके पास जाते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि कस्टमर्स उनके पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं। लेकिन एक और बात है, हर रोज सुबह के वक्त कोई यहाँ पर आता है और हमारे रेस्टोरेंट के दरवाजों के ऊपर गंदगी फेंक कर चला जाता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर सुबह के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं वो उस गंदगी को देखकर वहीं से वापस मुड़ जाते हैं और पूरा दिन कोई कस्टमर हमारे आता ही नहीं और हम लोग सारा दिन वहाँ पर बस उसको साफ ही करते रह जाते हैं। तो क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम किस किस्म के गंदगी की बात कर रहे हो? मोटू से कहता है, जहाँ पर पोटी फेंक कर जाते हैं। तो क्लाउड से कहता है, तुमने किसी को भेजा क्यों नहीं उस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कि आखिर कौन ऐसा करता है जो कि पोटी जहाँ पर फेंक कर जाता है? तो उसे कहता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया था, मुझे ये पता है कि ये कौन कर रहा है। सब कुछ टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वाले कर रहे हैं, वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इस एरिया में, इसी वजह से हम लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं पता है ना कि अब कोर्ट में हमारा कोई भी ऑफिशियल मेंबर नहीं बचा, जिसकी वजह से हमारी पावर पहले से कम हो चुकी है। इस वजह से ये टाइगर टीथ डीमन हंटिंग ग्रुप वाले ये हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारा कैनिबल पवेलियन ये वाला रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला रेस्टोरेंट बंद हुआ तो तुम्हें बताया कि हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। तो लगता है कि इंपीरियल सिटी में हम लोग अपने पाँव नहीं जमा पाएंगे, हमें यहाँ से वापस अपने गाँव में जाना पड़ेगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है, फिर से यहाँ पर टाइगर तो डीमन हंटिंग ग्रुप वालों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों के तीर तोड़ने पड़ेंगे, मगर हम लोगों ने अगर इनके दांत तोड़ दिए तो फिर ये किसी को भी बाइट नहीं कर पाएंगे। हमारा जाओ मोटू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इन टाइगर डीमन हंटिंग ग्रुप वालों का से निमट लूंगा, यानी कि मुश्किल
क्रिएट करने वालों से निमट लूंगा, लेकिन अपने बिजनेस को तुम्हें खुद ही चलाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर कस्टमर्स लाने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मोटू से कहता है ब्रो तुम बस उन लोगों को निमट लो, यहाँ पर जो मुश्किल क्रिएट करने वाले निकल जाए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हमारी फैमिली पिछले कई सालों से सिर्फ बिजनेस करती आ रही है और हमें रेस्टोरेंट चलाने का बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। कस्टमर्स मैं खुद ही ले आऊंगा। साथ ही जाओ से कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और टास्क देता हूँ। इंपीरियल सिटी में तुम्हें मेरे लिए घर ढूंढना होगा जो कि सस्ता भी और अच्छा भी हो। तो उसे कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जाओ वहाँ से सीधा अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है। जब वो लॉन्ग फैमिली में वापस आता है तो जो नौकर होते हैं वो सभी लोग उसे देखकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमारा जाओ वापस घर आता है, वहाँ पर सामने मून खड़ी होती है। मून भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मून भागती भी आती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम इतने दिनों के बाद वापस आए हो। जाओ उसे कहता है मैं पिछले 3 महीने से नो डिमन एबिस में टेस्ट देने के लिए गया था, इसी वजह से वापस नहीं आ पाया। वो उसके साथ चिपकी होती है और उसे कहती है हाँ किसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हारा इंतजार कर लिया। जाओ भी उसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी उसके साथ टच हो रही होती है। हमारा शाह यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है ग्रैंडपा कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वहीं पर साइड की पर मदर बैठी होती है। मदर उससे कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा घर पर नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा तो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है, वो वहाँ पर वार को डायरेक्ट करने के लिए गए हैं। हमारा जाओ कहता है तो फिर ठीक है मैं अंकल से मिलकर आता हूँ, और वो मून को जल्दी से जोड़ देता है और भागता हुआ अंकल के रूम में चला जाता है। जबकि उसकी वाइफ मून अभी भी उसके पीछे लगी होती है और उसे कहती है जाओ प्लीज अभी मत जाओ, अभी मेरे पास बैठो, अभी तो तुम यहाँ पर आए हो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो। जबकि हमारा जाओ उससे दूर भाग रहा होता है। उसे कहता है मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो सीधा अपने अंकल के रूम की तरफ जाता है। वो अंकल के रूम का दरवाजा खोलता है और कहता है अंकल मैं वापस आ गया। तो उसके अंकल उसे कहते हैं जाओ जुई तुम वापस क्यों आए हो, आज तुम काफी दिनों के बाद वापस आए हो। तुम्हारा जाओ अपने पास एक बॉक्स निकालता है और उनसे कहता है अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा, तो मैं आपके लिए स्पेशल जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। आपके लिए एक अच्छी खबर है। अपने पास से बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर 5 कलर वाला स्पिरिचुअल फ्लावर रखा होता है। वो अंकल भी उसे देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 5 कलर स्पिरिचुअल फ्लावर है। कहता है अंकल क्या आपने इस स्टार फ्लावर के बारे में सुना है। उसके अंकल उसे कहते हैं हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, लगता है कि गॉड्स वाकई में मेरी तरफ हैं। हमारा जाओ उसे कहता है अंकल मैंने आपसे कहा था कि एक ना एक दिन आप अपने पांव पर दोबारा उठकर खड़े हो सकती हैं। मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ लेशिया स्कैंडियंस रह गई है, अब वो लेकर आनी है। वो ग्रास अगर मुझे मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग आपके झांसी को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं और दोबारा से आप चल फिर सकेंगे। उसके अंकल उसे कहते हैं लड़के क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ग्रीन लाशिया को भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो जड़ी बूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रेयर है, उसे ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा शाह अपने अंकल से कहता है अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर मैंने स्टार फ्लावर को ढूंढ लिया वहाँ पर मैं ग्रीन लाशिया को भी ढूंढ लूंगा। बहुत ही जल्दी आप फिर से अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी दोबारा अपने पांव पर खड़े होना है। तो फिर उसके अंकल उसे कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, अब तो मुझे भी इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी लॉन्ग फैमिली में नहीं बल्कि किसी अच्छी फैमिली में होना चाहिए था। हमारा जाओ अपने अंकल से कहता है अंकल मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। अंकल उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो हमारा जाओ उन्हें टाइगर टीथ डीमन ग्रुप वालों के बारे में बताता है। गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये घटिया लोग जो फिर से यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अंकल उसे टाइगर टूथ डीमन हंटिंग ग्रुप वालों के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं पहले ये सभी लोग सोल्जर हुआ करते थे, लेकिन अब ये डिजर्टर्स हैं, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को इंपीरियल सिटी से निकाला हुआ है, ये जहाँ से निकले हुए लोग हैं। अगर इन सभी लोगों के पीछे बैक में कोई ऐसा बंदा ना होता जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे ससुर जी ने तो कब का इन लोगों को मार दिया होता, इन सभी लोगों को खत्म कर दिया होता, इनका ग्रुप कब का डैम डिसबैंड हो चुका होता। ये लोग यहाँ पर आकर फैमिली के लोगों को बुली कर रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा जाओ अंकल से पूछता है अंकल कहीं मेरी जाओ फैमिली के लोग तो इनके पीछे नहीं है। उसके अंकल कहते हैं नहीं, जाओ फैमिली वाले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को यहाँ पर ऑर्डर्स दे सके। मुझे लगता है कि इसके पीछे जी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जी फैमिली इतनी पावरफुल है जो कि इन लोगों को ऑर्डर दे सकती है। जाओ उसे पास सुनते ही कहता है जी फैमिली, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी क्लास में शान जी है, मास्टर जी वो भी वहाँ पर पढ़ता है, तो वो भी मेरा दुश्मन है। एक बार बैठे बैठे हमारे जाओ के अंकल कहते हैं चेंग फेंग चलो अंदर आओ। तो उसी वक्त एक गार्ड अंदर आता है जो कि जान किंग लेवल का वॉरियर होता है। वो अंदर आता है, अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है यंग मास्टर बताएं आपको क्या चाहिए। हमारे जाओ उसकी तरफ देखकर बहुत सा हैरान हो रहा था। जाओ कहता है ये पता नहीं अचानक यहाँ से कहाँ पर आ गया, मैं तो इसको महसूस भी नहीं कर पाया। है कि ये बंदा इननेट जान किंग वॉरियर के लेवल पर है। तो अंकल चैंग फेंग से कहते हैं चैंग फेंग अपने कुछ शैडो वॉरियर्स को अपने साथ लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर नैन किलिंग का जो कैनिबल पवेलियन है उसके बाहर नजर रखो। जो बंदा भी वहाँ पर उनके दरवाजे के ऊपर शेड फेंकता हुआ दिखाई दे उसे मार डालना, और उनके साथ जो भी लोग होंगे जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन सभी को भी मार देना। चाहता हूँ कि उनका बिजनेस अच्छे से चले। चैंग फेंग उनसे कहता है ठीक है यंग मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो जाओ इस बात से हैरान होता है, कहता है इस बंदे की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। अंकल उसे
उसे कहते हैं हाँ जी बात तो ठीक है कि मेरी टांगे काम नहीं करती, मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में काफी कुछ है। मैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को ऑर्डर्स दे सकता हूँ जो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैन किलिंग फैमिली का कैनिबल पवेलियन वो अब अच्छे से चलेगा, उसके ऊपर मुश्किल क्रिएट करने वाले खत्म हो जाएंगे। जाओ उनसे कहता है अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जाओ अंकल के रूम से जब बाहर आता है तो उसकी मदर बाहर ही खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। वो जाओ को कुछ बताना चाहती है। वो जाओ से कहती है बेटा यहाँ पर आओ, मुझे तुम कुछ बताना है। जाओ अपनी मॉम के पास आता है, वो उसे अंदर ले आती है और कहती है बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी मॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। जाओ कहता है मॉम आपको क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही है। वो उसे कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हें मून के बारे में बताना चाहती हूँ। उसे कहती है मुझे लगता है कि मून वो एक इंसान नहीं बल्कि वो एक डीमन है। और ये बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि वो एक डीमन है। वो उसे कहता है मॉम लगता है कि आप कोई सपना देख रही है, ये सच नहीं हो सकता, वो एक इंसान है, वो डीमन कैसे हो सकती है। उसकी मॉम उसे कहती है बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं रात के वक्त उसके रूम की तरफ गई थी, उसे खाना देने के लिए वहाँ पर जा रही थी। जैसे मैं उसके रूम के बाहर पहुंची तो मुझे वहाँ पर काफी बड़ा सा एक शैडो दिखाई दिया। मुझे उसके रूम के अंदर से आवाजें आ रही थी, इसी वजह से मैं भागती हुई उसके रूम के अंदर गई उसे देखने के लिए। जब मैं वहाँ पर उसके रूम के अंदर गई तो वो हवा में उड़ रही थी और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का शैडो निकल रहा था, वो हवा में उड़ रही थी। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें क्रिम्सन रेड कलर की चमक रही थी जैसी कि डीमन की होती हैं। तो लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी खूनी और कातिल है और एक चुड़ैल है। इसी वजह से मैं डर कर वहाँ से भाग कर आ गई। तब से लेकर अभी तक मैं मून के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे दूर रह रही हूँ। पता नहीं कब वो मुझे मार डाले। मुझे लगता है कि किसी डीमन ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है और डीमन रात के वक्त उसकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन असल में वो दिन के वक्त तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान रहती है। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है कहीं वाकई में मून की बॉडी के अंदर किसी डीमन की ब्लड लाइन की पावर तो नहीं, जैसे कि मी के पास हाफ डीमन की पावर है और वो फॉक्स डीमन है। हमारा जाओ अपनी मॉम से कहता है मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और जाकर चेक करके आता हूँ क्या मून की बॉडी के अंदर ऐसा क्या है। मॉम भी उसे कहती है अच्छा ठीक है जाओ चेक करो। तो हमारा जाओ वहाँ सीधा बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो एक पेड़ के ऊपर बेटा पीच खा रहा था। जाओ उसके पास आता है और कहता है 6 इयर्स यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहता है क्या तुम अपनी फायर आइज को यूज करते हुए मून को सर्च कर सकते हो, जरा उसकी बॉडी की तरफ देखकर मुझे बताओ क्या उसकी बॉडी के अंदर डीमन पावर्स हैं या नहीं। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो कंप्लीट इंसान नहीं है, उसकी आधी बॉडी एक इंसान की ब्लड लाइन वाली नहीं है, यानी कि उसके पास इंसान की ब्लड लाइन है लेकिन वो हाफ है। तो चाहो उसे कहता है क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता है कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन है, जैसे कि मी के पास हाफ डीमन की पावर है, इसी तरह मेरी वाइफ मून के पास भी डीमन ब्लड लाइन पावर है। तो मंकी भी नीचे उतर आता है और उसे कहता है मैंने कब कहा कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन की पावर है। उसके पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो डीमन की ब्लड लाइन की पावर नहीं है, वो कुछ ज्यादा डेविलिश महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे वो किसी डेविल की पावर है, वो किसी एलियन डेविल की पावर है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लगता है कि अभी तक उसकी ब्लड लाइन की पावर अवेकन नहीं हुई, लेकिन जब उसकी ब्लड लाइन की पावर अवेकन हो जाएगी तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी, वो हम डीमन से काफी ज्यादा अलग है। हमारा जाओ वहीं पर सामने की तरफ देखता है, रूम के अंदर मून बैठी होती है, खिड़की के अंदर से वो उसे दिखाई दे रही होती है। हमारा जाओ कहता है ये क्या, मून के पास कौन सी पावर हो सकती है। हमारा जाओ मंकी को बताता है कि मून के फादर उसके असली फादर नहीं है। फील्ड के ऊपर जब वो शूरा क्लैन के लोगों से फाइट कर रहे थे वहाँ पर उन्हें मून मिली थी और वो मून को वहाँ से उठाकर वापस ले आए थे। लगता है कि मून के पास शूरा ब्लड लाइन की पावर हो सकती है क्योंकि ये उन्हीं की मेंबर होगी। तो सूर्य इसे गलती से इंसानी बच्चा समझकर ले आए होंगे। मंकी उसे कहता है मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इसके पास शूरा ब्लड लाइन है क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक कम्प्लीटली किंग लेवल का मॉन्स्टर नहीं बना। हमारा जाओ सोच रहा था अभी मेरे फादर इन लॉ इस वक्त शूरा क्लैन के लोगों के साथ बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहे हैं। शूरा क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इंसानों के दुश्मन है। अगर किसी भी इंसान को पता चल गया उनके पास शूरा क्लैन के ब्लड लाइन की पावर है तो वो इसे जरूर नुकसान पहुंचा देगा। यहाँ पर इस बात को छुपा कर रखना होगा। ये भी यहीं पर होता है कि उसी वक्त उसके पीछे से कोई बंदा निकलता है और बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ छत के ऊपर चला जाता है। तो कहता है ये क्या, यहाँ पर कौन है। वो छत के ऊपर जाता है तो उसी वक्त चैंग फैंग उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग फैमिली के हाउस के अंदर आने की। पर ये जो बंदा होता है इसका नाम कार्लो होता है और ये शूरा क्लैन का एक मेंबर है। तो कार्लो कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि निकोलस लॉन्ग जो कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है उसने यहाँ पर किसी को गार्ड के लिए छोड़ा हुआ है और वो भी एक किंग लेवल के बंदे को। ये बंदा शूरा क्लैन का कोई आम सा मेंबर नहीं है बल्कि ये शूरा क्लैन का किंग है और इसका नाम कार्लो है। किंग कार्लो वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के सामने से हट जाओ, तुम मेरा मैच नहीं हो, यानी कि तुम मुझसे फाइट करके जीत नहीं सकते। हमारा चैंग फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे मेंशन में आकर हमारे साथ इस तरह बात कर सकते हो। अपने बाले के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो कार्लो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरा मैच नहीं हो। वो एक ही हाथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही अपने हाथ को झटका देते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। चैंग फैंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, अपने आप को संभालता है। कार्लो भी घर की छत के ऊपर उतर आता है। उसी वक्त वहाँ पर 2 और वॉरियर्स उतर आते हैं। वो दोनों भी उसे कहते हैं यहाँ पर आकर इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। कार्लो कहता है लगता है कि निकोलस लॉन्ग ने यहाँ की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, यहाँ पर
अचानक से 3 इननेट जॉन किंग आ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर जो लेने के लिए आया हूँ वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा। फैंग उसे कहता है तुम शूरा डीमन चलो यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, लॉन्ग फैमिली में कोई काम नहीं। और वो तीनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। कार्लो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है तुम्हारा वो निकोलस लॉन्ग वो भी मुझे हरा नहीं पाया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम तीनों मिलकर यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? नहीं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो दूसरे वाले दोनों की तलवारों के अटैक को वहाँ पर एक हाथ के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। चैंग फैंग बड़ी स्पीड से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है और वहाँ पर पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है। तो हमारा जाओ भी सामने उस फाइट की तरफ ही देख रहा होता है। मंकी उसे कहता है यहाँ पर खड़े रहकर इस फाइट की तरफ देखना बंद करो, कोई वहाँ पर मून के रूम के अंदर घुस गया है जहाँ पर 2 लोग हैं एक नहीं है। तो जाओ इस बात से और भी हैरान होता है। जाओ जल्दी से भागता हुआ मून के रूम की तरफ जाता है और कहता है लगता है कि ये शूरा डीमंस जहाँ पर मून को लेने के लिए आए होंगे क्योंकि वाकई में मून की बॉडी के अंदर शूरा ब्लड लाइन की पावर है। हमारा जाओ जल्दी से भागता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है तो उसे रूम के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही होती है। उसी वक्त वो दीवार टूट जाती है, वहाँ पर जो दरवाजा होता है वो टूट जाता है और उसके सामने से एक शूरा डीमन बाहर निकलता है। शूरा डीमन ने मून को अपने कंधे के ऊपर उठा रखा होता है। हमारी मून जब जाओ की तरफ देखती है तो वो उसे कहती है जाओ प्लीज मुझे बचा लो। इस बंदे ने मून को उठाया होता है। वो हमारे जाओ से कहता है ये लड़की वाकई में हमारे शूरा क्लैन की सेंडर्स है और हम लोग इसे अपने शूरा क्लैन में वापस लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे शूरा गार्ड ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की हैं। और चलाकर उसे कहता है मून क्या तुम ठीक हो? मून उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे बचाओ, ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, प्लीज इन्हें मुझे अपने साथ लेकर जाने मत दो, मुझे नहीं जाना। जाओ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जाओ के साथ साथ मंकी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मंकी जंप करते हुए जब अपने मुंह के अंदर से अपनी फायर बॉल को थूकता है तो वो फायर बॉल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। शूरा डीमन भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है तुम तो एक फायर मंकी किंग हो लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो अपने सामने एक बड़ी सी डार्क मिस्ट गेट बना लेता है जो कि एक पावरफुल गेट होता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम्हारी फायर अब इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको। तो मंकी के अटैक करने के बाद हमारा जाओ अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो अपने किंग स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन कहता है लड़की चाहे तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम लोग यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो? चलो देखते हैं कि तुम मेरी फिस्ट को भी सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। वो अपने फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज करता है। शूरा डीमन हमारे जाओ की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है कि वो अपने पंच को दूर से उसकी तरफ करता है तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारा जाओ उड़ता हुआ पीछे वाली जाकर दीवार के साथ टकराता है और दीवार के साथ टकराने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मून दूर से चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है जाओ जुई जाओ जुई जाओ जुई क्या तुम ठीक हो? भागते हुए हमारे जाओ के पास आता है और उसे कहता है जल्दी से होश में आ जाओ। वो उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो हमारे जाओ को होश आती है। वो सामने देखता है शूरा डीमन मून को अपने साथ उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। जाओ कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस शूरा डीमन ने मून को उठा रखा होता है वो उसे कहता है सेंडर्स प्लीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे इतने जोर का पंच नहीं मारा, वो अभी तक जिंदा है। साथ ही वो कार्लो से कहता है कार्लो चलो यहाँ से चलते हैं। कार्लो से कहता है क्या तुमने वो कर दिया? क्या हमें वो सेंडर्स मिल गई? चलो फिर ठीक है यहाँ से चलते हैं। फैंग फैंग उसे कहता है तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, हम लोग तुम्हें अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाने नहीं देंगे। और वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कार्लो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो ये सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही कार्लो वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसी वक्त एक लड़का पीछे से तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कार्लो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखता है, उसके खोपड़ी को उसके अपने हाथ में पकड़ लेता है। उन लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फिर से मेरे पर अटैक करके मुझे रोकने की? है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो उसने जिस लड़की को उसकी खोपड़ी से पकड़ा होता है वो साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उस बेचारे का सर पिचका देता है। तो कार्लो ने यहाँ पर उनमें से एक को मार दिया है। देखकर चैंग फैंग और उसका साथी दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो कहता है लिन फैंग इसने कैसे लिन फैंग को मार दिया? वक्त वो दूसरा बंदा मून को अपने साथ लेकर जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर आ जाता है। कार्लो उन लोगों से कहता है चलो ठीक है अब तुम सभी लोगों को गुड बाय बोलते हैं। तो निकोलस लॉन्ग के वापस आने के बाद उसे मेरी तरफ से हेलो बोलना और उसे बताना कि मुझे लॉन्ग फैमिली में आकर बहुत ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ ही वो दोनों शूरा डीमंस वहाँ से गायब हो जाते हैं। चैंग फैंग और उसका साथी वहाँ पर अपने साथी के मरने की वजह से काफी गुस्से में होते हैं। वो उनका पीछा करने लगते हैं तो उसी वक्त अंकल बाहर आ जाते हैं। अंकल उनसे कहते हैं चैंग फैंग तुम्हें उन लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, तो जाकर अपने सारे इननेट जान लेवल के जितने भी वॉरियर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करो। लगता है कि हमें शूरा डीमंस के खिलाफ फाइट करना पड़ेगी अपनी मून को वापस लाने के लिए। उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर। वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए। फिर अंकल कहते हैं जाओ जल्दी से जाकर जाओ शुई को चेक करो, उसे भी लगता है चोट लगी है। वो लोग भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं ताकि वो उसका ख्याल रख सके। नेक्स्ट सीन में जब हमारे जाओ शुई को होश आती है वो जबरदस्त चीख मारता चिल्लाकर कहता है मून तुम कहाँ पर हो? मैं मून को जाने नहीं दूंगा। उसकी मॉम उसके पास बैठी होती है, उसे कहती है बेटा जहाँ पर ज्यादा हरकत मत करो, तुम्हें चोट लगी है। अंकल उसे कहते हैं हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही सीरियस इंजरीज थी, पिछले 3 दिन से यहाँ पर कोमा में पड़े हुए थे, आज तुम्हें फाइनली होश आ ही गई। तो जहाँ उठकर सबसे पहले अपने अंकल से पूछता है अंकल मून कहाँ पर है? उसके अंकल उसे कहते हैं मून को
को शूरा क्लैन के लोग अपने साथ ले गए हैं। उस दिन जो बंदा यहाँ पर आया था शूरा क्लैन की तरफ से, वो शूरा क्लैन का किंग था, उसका नाम कार्लो था। साथ ही अंकल गुस्से के साथ कहते हैं बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि शूरा क्लैन का किंग यहाँ पर आया था और हमारी प्रिंसेस को ले गया है। बाहर शहर में कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं हमारी फैमिली का शूरा क्लैन के मेंबर्स के साथ कुछ लेना देना है, जिसकी वजह से वो मून को उठाकर ले गए हैं। जाओ सोच रहा होता है, लगता है कि अंकल को इस बारे में नहीं पता कि मून की बॉडी के अंदर शूरा क्लैन की हाफ ब्लड लाइन की पावर है। अंकल कहते हैं मून हमारी फैमिली की इकलौती बेटी है। सभी लोगों को क्या लगता है कि वो इस तरह की घटिया बातें करके हम सभी के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। लगता है कि मून को शूरा किंग इसलिए अपने साथ उठाकर ले गया होगा ताकि वो निकोलस लॉन्ग के खिलाफ फाइट में अपनी जीत हासिल कर सके, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करेगा। पता है कि तुम्हारे ससुर जी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से वो उनकी आर्मी को वापस भेजने के लिए उन्हें मजबूर कर सकता है। जाओ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। के बाद हमारा जाओ अपने रूम में वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वो कहता है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन फार्मूला है, ड्रैगन फार्मूला की मदद से मैं मेडिसिन को बड़ी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ और मेरी डीमन ब्लड लाइन की वजह से मैं अपनी बॉडी को जल्दी से हील कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं मून को बचाने के लिए जा सकूँ। मुझे अपनी ब्लड लाइन की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं मून को बचा सकूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अभी बहुत सारी ऐसे काम है जिसे मुझे हैंडल करना है। दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान होंगे, मुझे सबसे पहले उनसे जाकर मिलना होगा। तो हमारा जाओ लॉन्ग फैमिली से बाहर आता है, वो अपने दोस्तों के पास वापस आता है। तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोग तो तुम्हारे लिए पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें पता चला कि तुम्हारी फैमिली में क्या हुआ, शूरा क्लैन के लोगों ने तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया था। हम लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली में कुछ मुश्किल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे फैमिली में ही रुकना पड़ा। साथ ही जाओ मोटू से कहता है मोटू ये बताओ कि तुम्हें मैंने जो काम दिया था ये घर ढूंढने का, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? मोटू से कहता हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे घर ढूंढे हैं, तुम उनमें से किसी अपने लिए बेहतर को चूज कर सकते हो। जाओ कहता चलो फिर ठीक है चल के देखते हैं। जाओ को एक घर पसंद आता है, वो लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा जाओ कहता है ये वाला घर काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मॉम और मी दोनों यहाँ पर रह सकते हैं, उनके रहने के लिए ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। उसी वक्त मी भी उसके पास आती है। तो जाओ उसे कहता है मी तुम यहाँ पर मेरी मॉम के साथ जगह के ऊपर रह सकती हो, ये जगह तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं तुम्हारी डीमन पावर्स को सप्रेस करने के लिए भी कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। तो मी उसके पास आती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान हूँ कि तुम्हारी मॉम भी मेरे साथ रहने वाली है, पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने तुम्हारी मॉम को नुकसान पहुँचा दिया तो फिर क्या होगा। जाओ आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें इस बारे में सोच कर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वजह से यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम एक आवश्यकनी वाली लड़की हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड लक ही आएगा, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मेरी मॉम के साथ यहाँ पर रहो और बहुत ज्यादा खुश रहना। तो हमारा जाओ वहाँ से चला जाता है और कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सोच रही होती है, मी कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एक नया घर देने के लिए। मी आज के पास इस बात का वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा तुम्हारी साइड के ऊपर खड़ी रहूंगी। सभी लोग बाजार में चलते हुए जा रहे होते हैं। जाओ मोटू से कहता है मोटू मेरी मॉम और मी ये दोनों इसी घर में रहने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों का पूरा ख्याल रखना, इन लोगों को तुम्हारे भरोसे पर यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो मोटू से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तक मैं जहाँ पर हूँ तो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम्हारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये लोग इस घर में बहुत ही सुकून से रहेंगे। हमारा यहाँ से कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। फिर साथ ही उसे कहता है हम लोग बाजार में, क्या मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई इंपीरियल स्टोन स्टोर है या नहीं। मोटू से कहता है क्या तुम यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग करना चाहते हो? हाँ यहाँ पर एक स्टोन तो है। मोटू से कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें वहाँ पर जाकर स्टोन्स के ऊपर गैम्बल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गैम्बलर्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ से स्टोन्स खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही निकलता है, उनके अंदर से कोई भी जान स्टोन नहीं निकल पाता। जाओ से कहता है ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो फिर ठीक है उसी स्टोर पर चलते हैं जाकर गैम्बलिंग करते हैं। साथ ही हमारा शाह सोच रहा होता है मैंने इस टेक्निक को मास्टर किया है जो कि मुझे उस केव के अंदर से मिली थी, जिससे मैं जान स्टोन्स को पहचान सकता हूँ। इसका नाम जान सीकिंग स्किल है, अगर मैंने उसको ठीक से मास्टर किया है तो उसे ट्राई करने का वक्त आ चुका है। सभी लोग इंपीरियल स्टोन स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, सभी लोग यहाँ पर आकर अपने लिए पत्थर ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग जहाँ से पत्थर खरीदते हैं और इस बेस के ऊपर कि शायद उन्हें पत्थर के अंदर से कोई जान स्टोन मिल जाए। ये लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। फी चैंग और उसके साथ क्लाउड वो दोनों ही पत्थरों को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ये सारे के सारे तो पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। मोटू भी वहाँ पर एक पत्थर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है ये सारे पत्थर ही पत्थर है। मोटू हमारे जाओ से कहता है ब्रदर हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे का सारा कचरा पड़ा हुआ है, पर जितने भी पत्थर हैं उनमें से अगर 10 में से एक उठाओगे तो शायद उसमें से कोई जान स्टोन निकल आए। यहाँ पर जान स्टोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने वो सारे पत्थर रखे होते हैं जिनके अंदर जान स्टोन निकलने के चांसेस हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस ज्यादा हाई है। तो चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। हमारा यहाँ से कहता है नहीं हमें यहीं पर रुककर इनमें से जान स्टोन ढूंढना होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना। जहाँ सोच रहा होता है मेरे इस जान सीकिंग स्किल को मास्टर करने के लिए ये वाला फ्लोर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से मैं कोई दूसरा
स्टोन उठा भी लेता हूँ जिसके अंदर स्टोन नहीं निकलेगा, जान स्टोन नहीं निकलेगा, तो उसकी कीमत इतनी हाई नहीं होगी। फीचैंग एक पत्थर उठाता है और क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ब्रो यहाँ पर वाकई में स्पिरिट स्टोन हासिल करने के लिए आया है? मुझे तो यहाँ पर इन पत्थरों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। बाहर माउंटेन के ऊपर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पत्थर है और यहाँ पर भी ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। क्लाउड से कहता है फीचैंग लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे 6 ईयर को भूल रहे हो। तुम्हें पता है ना कि वो एक फायर स्पिरिट मंकी है और वो किसी भी पत्थर को देखकर पहचान सकता है कि उसके अंदर जान स्टोन है। फीचैंग उसकी बात सुनते ही कहता हाँ मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। वो यहाँ पर हमें पत्थरों को बताएगा कि इसके अंदर स्पिरिट स्टोन है, हम सारे के सारे पत्थरों को खरीद लेंगे। और तो एक पत्थर को उठाता है और उससे कहता है ब्रदर जाओ यहाँ पर आओ, इस पत्थर को जरा चेक करो। जाओ आगे बढ़ता है, उस पत्थर को उठाता है और कहता है पत्थर के टेक्सचर को देखकर तो लगता है कि ये काफी ज्यादा पुराना है, कम से कम 3000 साल पुराना तो जरूर होगा, लेकिन हमें इस पत्थर की और ज्यादा डीपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। फिर इसके बाद हमें पता चल सकेगा कि इसके अंदर कोई जान स्टोन है भी या नहीं। उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, एक लड़का उसे कहता है लगता है कि इंपीरियल सिटी का कोई बेवकूफ लड़का यहाँ पर आकर इन स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग करना चाहता है। ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। और सभी लड़कों में एक तो चुन लैन फेंग होती है और उसके साथ इसका कजन लिन जाओ होता है और उनके साथ एक प्रिंस होता है जिसका नाम UVZ होता है और उसके साथ जैक जू होता है। जैक उसे कहता है योर हाइनेस आप यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है ये कोई इडियट नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों के सामने इस तरह बिहेव करता है कि ये एक बेवकूफ है, इसके पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, लेकिन जब जिसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो तो सभी लोगों को ये दिखा देता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। लिन जाओ उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस तरह के इंसान को पहले कभी नहीं देखा। ये पिछले कई सालों से हमारी फैमिली में रह रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसके पास कल्टीवेशन की पावर है। फीचैंग गुस्से के साथ उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग अपनी औकात में रहो, यहाँ पर इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकते। मोटू फीचैंग को रोक देता और कहता है जरा रुको, तुम्हें इन सभी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली UVZ। वो उसे कहता है तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? कि जैक उसे कहता है हम लोग इस वक्त इंपीरियल स्टोन स्टोर में है, तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सभी लोग अपनी फोर्स को यूज नहीं कर सकते, अपनी स्पिरिट एनर्जी को वापस लो। जाओ अपनी स्पिरिट एनर्जी को वापस लेता है, उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के खिलाफ मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तुम सभी लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली बैकग्राउंड की पावर को यूज करते हुए दूसरे लोगों को बुली कर रहे हो। UVZ उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर हमारे खिलाफ इस तरह की बात कैसे की कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली बैकग्राउंड को यूज कर रहे हैं। पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है तुम सभी लोगों से कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर तुम्हें फेस दे रहा हूँ क्योंकि तुम रॉयल फैमिली के एक मेंबर हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा भी कर सकता हूँ। जैसे वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है वो उसे कहता है जब यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश मत करो, वरना बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया। जाओ जब घूर कर गुस्से के हिसाब से ये वाली बात करता है, प्रिंस को भी पता चल जाता है कि ये लड़का यहाँ पर वाकई में सीरियस है। लिन जाओ उसे कहता है हमारे हाइनेस हम लोग तो यहाँ पर इन स्टोन्स को खरीदने के लिए आए, हम लोग यहाँ पर गैम्बलिंग के लिए आए, हमें इस लड़के के साथ यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, छोड़े इसको, हमें इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात सुनने के बाद जैक आगे बढ़ता है, हमारे जाओ से कहता है जाओ तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम लोग यहाँ पर एक और तरह की बैटल कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में स्टोन पर गैम्बलिंग करें। और उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग कर सकते हैं, ये कैसे होगा? जैक उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर गैम्बलिंग भी की जा सकती है, यहाँ पर अपनी तरफ से पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स तुम्हें देने को तैयार हूँ। हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन यहाँ पर पत्थर के अंदर से जान स्टोन निकाल पाता है, अगर तुम जान स्टोन निकाल पाए तो 1 लाख कॉइन्स तुम्हारे हो गए, वरना 1 लाख कॉइन्स तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे और साथ में तुम्हारे सारे पत्थर भी मेरे होंगे। ये बताओ क्या तुम यहाँ पर ये बेट लगाना चाहोगे? जाओ उसे कहता है चलो फिर ठीक है। और ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर रूल्स को सेटअप करते हैं। वो लोग कहते हैं तो रूल यहाँ पर ये होगा कि दोनों साइड्स पर से हम लोग 3-3 पत्थर को चूज करेंगे, 3 पत्थर चूज करने के बाद लोग उन्हें काटेंगे और उनके अंदर से जान स्टोन निकालेंगे, जिसके पास ज्यादा जान स्टोन निकलेंगे वही इस गेम को जीतेगा और उसे 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और दूसरे के सारे जान स्टोन भी मिलेंगे। हमारा जाओ से कहता है ठीक है मुझे ये रूल एक्सेप्ट है और वो लोग वहाँ पर पत्थर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जाओ वहाँ पर अपने लिए पत्थर ढूंढ रहा होता है, वो बाकी के सभी लोग अपने लिए पत्थर ढूंढ रहे होते हैं। हमारे जाओ को वहाँ पर एक पत्थर दिखाई देता है, जाओ कहता है लगता है इस पत्थर के अंदर जान स्टोन है। उसी वक्त भागता हुआ वहाँ पर आता है और ओनर से कहता है मुझे ये वाला स्टोन चाहिए और वो उस पत्थर को खरीद लेता है। जो रिसेप्शन वाला बंदा आता है वो उस पत्थर को उठाता है और कहता है सर आपका टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा और नजर भी तेज है, मुझे लगता है कि इसमें से 100% चांसेस है पत्थर निकलने के, इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन जरूर निकलेगा। क्लाउड उस बंदे से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे ब्रो ने पहले इस पत्थर को देखा था, उसने इसे पहले चूज किया, तुम इसे उसे कैसे दे सकते हो? उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में नहीं पता, जो यहाँ पर पत्थर की कीमत पहले देखा वो पत्थर उसी का होगा, पहले इसको अगर मैंने खरीदा है तो ये मेरा है, तो जाओ जाकर अपने लिए कुछ और ढूंढो। तो क्लाउड इस बात से गुस्सा होता है, लेकिन जाओ उसे कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, हमें यहाँ पर से और पत्थर ढूंढने होंगे। तो कहता है वो पत्थर यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट था, मुझे पहले इस पत्थर के लिए पे कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया
जा सकता है। वो पत्थर तो उनके पास चला गया है। हमारा जाओ कहता है अब शांत भी हो जाओ, हो सकता है कि उस स्टोन के अंदर से कोई भी जान स्टोन ना निकले, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि उसके अंदर कोई भी जान स्टोन नहीं है। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है मैं यहाँ पर काफी अरसे से जान सीकिंग स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने इसको काफी हद तक मास्टर किया है। जैसे मैं यहाँ पर इन जान स्टोन्स को ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर गैम्बल कर सकूँ कि किसी स्टोन के अंदर से जान स्टोन निकलेगा या नहीं। मुझे लगता है कि उस लड़के ने जो पत्थर मेरे पास से खरीदा है वो पत्थर वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होल्स है, उसके अंदर से कोई भी जान स्टोन नहीं निकलने वाला। जाओ कहता है उस केव के अंदर से मुझे जो मैनुअल मिला था उसके अंदर जो स्किल लिखा हुआ था उसके मुताबिक हमें अगर अपने लिए कोई जान स्टोन ढूंढना है तो हमें पहले पत्थर की डेट को देखना होगा। पहले हमें देखना होगा कि पत्थर कितना ज्यादा पुराना है, उसके टेक्सचर और उसकी शेप को देखना होगा, क्या वाकई में उसके अंदर एक पत्थर शेप ले सकता है या नहीं। सारे के सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद ही हमें यहाँ पर एक जान स्टोन वाला पत्थर मिल सकता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एलिमेंट इस पत्थर में नहीं होगा तो फिर हमें जान स्टोन नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैट पत्थर होता है। जाओ उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि इस पत्थर के अंदर से मुझे एक स्टोन मिल सकता है। वो उनसे कहता है मुझे ये वाला स्टोन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ये वाला पत्थर बाई कर देता हूँ। जबकि मोटू से कहता है ब्रो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये वाला पत्थर नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट है और ऊपर से फ्लैट भी है। तुम्हें क्या लगता है कि इसको काटने के बाद इसके अंदर से कोई पत्थर निकलेगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही चांसेस है, हमें सिर्फ 3 पत्थर ढूंढने हैं, इसलिए इसको रहने दो, कोई और पत्थर देख लो। टाउट और फीट जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उस बड़े पत्थर को उठा लेते हैं और उसे कहते हैं जैकब तुम्हें यहाँ पर हमारे ब्रदर के ऊपर भरोसा करना होगा। उसके बाद हमारा जाओ कहता है चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे पत्थर फेंके हुए हैं। मोटू से कहता है नहीं ब्रो तुम कर क्या रहे हो, वहाँ पर तो सारे का सारा कचरा पड़ा हुआ है, यानी कि वो सारे पत्थर बेकार है, उनके अंदर जान स्टोन होने के चांसेस 0 है, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर कचरे में फेंका गया है। हम कहता है अच्छा ठीक है मुझे चेक तो करने दो। हम लोग यहाँ पर कचरे में से कोई पत्थर सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो जाओ और मोटू दोनों ही वहाँ पर उस कचरे के पास चले जाते हैं, जबकि जैक वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में बिल्कुल पागल हो गया है, ये वहाँ पर कचरे में से जान स्टोन निकालने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या लगता है कि इसे पत्थरों में से कोई जान स्टोन मिलेगा। तो लिन चाओ से कहता है ब्रदर जैक क्यों ना हम लोग यहाँ पर किसी से कहकर सेकंड फ्लोर से कुछ पत्थर मंगवा लेते हैं, उनके पास तो कम से कम 50% चांसेस होते हैं उन पत्थरों के अंदर से जान स्टोन निकलने के, हम लोग आसानी से शर्ट को जीत लेंगे। उसे कहता है नहीं सबकी जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से पत्थर निकाल लेंगे। हमारा जाओ दूसरी तरफ उस कचरे में से काफी सारे पत्थर निकाल कर एक ढेर लगा लेता है और कहता है मुझे ये सारे के सारे पीसेस चाहिए। जैकब उसे कहता है तुम कर क्या रहे हो, इतने सारे पीसेस क्यों चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही चाहिए थे और तुमने कचरे में से इतने पीसेस कैसे निकाल लिए हैं। तो कहता है मुझे पता है, चलो ठीक है इन सभी के सभी को उठा लो, हम इन सारे पीसेस में से 3 पीसेस को निकाल सकते हैं, कोई भी 30 उठा लो, उन तीनों को वहाँ पर जाकर डेस्क के ऊपर रखो, उन्हें शर्ट के लिए यूज करेंगे। इसके बाद वो 3 पत्थर अपने सामने लाकर रख देते हैं और उनके सेंटर में जो रेफरी होता है जो कि स्टोर का रिसेप्शन वाला है वो उनके सेंटर में खड़ा होता है। प्रिंस हंसना शुरू कर देता है, कहता है लड़के तुम लोग वाकई में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम वाकई में यहाँ पर इन तीनों पत्थरों को रखने वाले हो, क्या तुम इन तीनों पत्थरों के ऊपर बैट करने वाले हो, तुम्हें 1 लाख कॉइंस देने पड़ेंगे। जाओ से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर पहले पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट करें। रिसेप्शन वाला बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, पहले हम लोग यहाँ पर जैक के पत्थरों को तोड़ते हैं। तो वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, जैक के एक पत्थर को तोड़ता है, जैसे ही वो उस पत्थर को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही शाइनिंग सा जान स्टोन निकलता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो हमारे पहले पत्थर के अंदर से एक जान स्टोन निकल आया है। फिर वो रिसेप्शन वाला बाकी के दोनों स्टोन्स को भी तोड़ देता है, तो तीनों स्टोन्स को तोड़ने के बाद उनके पत्थरों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जान स्टोन निकलता है। तो जैक उसे कहता है देखा मेरे 3 पत्थरों में से सिर्फ 1 स्टोन निकला है, ये एक वाला स्टोन भी 1 लाख गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा महंगा है, इसका मतलब ये है कि 1 स्टोन निकलना भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं निकलने वाला। चलो अब तुम्हारी बारी है, देख जाएंगे तुम्हारे पत्थरों के अंदर से क्या निकलता है। प्रिंस भी उसे कहता है तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए, 1 लाख कॉइन हमें दो यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पत्थरों के अंदर से तो कचरा ही निकलेगा। चुनलैन भी उसे कहती है मुझे भी ऐसे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी हार मान लेनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर इन पत्थरों को तोड़ने के बाद इनके अंदर से क्रिस्टल नहीं निकला तो फिर तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। रिसेप्शन वाला बंदा भी कहता है तुम इन सारे पत्थरों को कचरे में से उठाकर लाए हो, मैंने कल इन सभी को काटा था, इनमें से कोई भी पत्थर नहीं निकला था, इसी वजह से मैंने इन्हें कचरे में फेंका था, तुम्हें अभी यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। जाओ उसे कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से इनको जहाँ पर तोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ इनको तोड़ो उसके बाद देखते हैं कि इनमें से क्या निकलता है। और रिसेप्शन वाला बंदा वहाँ पर अपने नाइफ को यूज करते हुए पहले वाले पत्थर को तोड़ता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें कहा था ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकला, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी इंसल्ट करवा रहे हो। वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। जाओ कहता है जाओ रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है तुम्हें अगले पत्थर को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने उसके अंदर जो जान स्टोन है उसको भी तोड़ दिया तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन हमें टॉप फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस बैठी जीतर बजा रही होती है। एक नौकरानी भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है प्रिंसेस यहाँ पर नीचे कुछ हो रहा है। प्रिंसेस इसका नाम रूडी जी होता है। प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ लोग गैम्बल कर रहे हैं, गैम्बलिंग के दौरान एक लड़की के पास एक एक्सोटिक जान स्टोन निकला है। प्रिंसेस उसे कहती है आखिर वो कौन से किस्म का स्टोन है, एक्सोटिक स्टोन, जाओ जाकर उससे पूछो क्या वो हमें बेचना चाहेगा। और लड़की उसे कहती है प्रिंसेस वो वाटर जान स्टोन है और वो उसने स्क्रैप में से निकाला है, कचरे वाले पत्थरों में से उसने निकाला है, यानी कि उसे फ्री में पड़ा है। प्रिंसेस वहीं
पास जी तरफ जाना छोड़ देती है और कहती है ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है फिलहाल उन्हें वहाँ पर गैम्बलिंग करने दो, अगर वो लोग सेकंड फ्लोर के ऊपर आते हैं तो उसके बाद मुझे आकर बताना, शायद मेरे भाई को इस सब में कोई इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट सीन में फिर से फर्स्ट फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जाओ के दूसरे पत्थर के अंदर से एक एक्सोटिक जॉन स्टोन निकलता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जैक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कचरे के अंदर से एक्सोटिक जॉन स्टोन कैसे मिल सकता है। वो कहता है पहले पत्थर में से कोई भी स्टोन नहीं निकला था, दूसरे पत्थर में से एक्सोटिक जॉन स्टोन निकला है, लेकिन मेरा तीसरा पत्थर अभी भी बाकी है, चलो जल्दी से इसको काटो। तो रिसेप्शन वाला बंदा तीसरे पत्थर को काटता है तो उसके अंदर से भी एक बड़ा सा स्टोन निकल आता है, वो भी एक जॉन स्टोन होता है। देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होता है, कहता है तो इसके अंदर से एक और जॉन स्टोन निकल आया और जैक यहाँ पर इस शर्त को हार चुका है, वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारा जाओ कहता है प्लीज इसको फिनिश करो, इस स्टोन को बाहर निकालो। वैसे भी ये लोग तो इस शर्त को यहाँ पर हार चुके हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग वाकई में इस शर्त को पूरा करेंगे और हमारे जाओ को तय किए हुए बैठ के पैसे देंगे या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।